थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कशन किया था थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक टॉपिक पे। अभी हम आगे का डिस्कशन करते हैं। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था और बताया था कि वर्क डन जो होता है पार्ट डिपेंडेंट होता है और हीट जो होती है वही पार्ट डिपेंडेंट होती है, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल स्टेट का फंक्शन होती है, वो केवल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से पहले हमें पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताने के लिए हमको कुछ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स चाहिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए, NLMS चाहिए, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब कहाँ पे किस ऑर्बिट में क्या है, ये बताते हैं उसके रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में किसी अगर 1 मोल गैस है तो उसकी स्टेट डिफ़ाइन करने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 पैरामीटर्स होते हैं। इनके बेस पे किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की या गैस की स्टेट को हम डिफ़ाइन करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स मीन्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सपोज़ करिए मेरा कोई, और उसके अंदर में जो भी गैस भरी हुई है, एक 1 मोल गैस है सपोज़ करिए किसी सिलेंडर में, तो गैस के हर पॉइंट पे जो भी प्रेशर है, ओवरऑल गैस का प्रेशर P है, तो उसके अंदर में प्रेशर का वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, मतलब जब हम किसी गैस का टेम्परेचर T बोल रहे हैं, दैट मीन्स उस पूरी की पूरी गैस का टेम्परेचर T है। नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, जैसे सपोज़ करिए सिरिंज में हम प्रेस कर रहे हैं तो किसी जगह पे प्रेशर ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, तो वो वाला केस यहाँ नहीं है। यहाँ पे हम अगर सिस्टम का प्रेशर बोला हमने, ये है गैस का प्रेशर P है, दैट मीन्स पूरी की पूरी गैस का प्रेशर P है। टेम्परेचर T बोला हमने तो पूरा का पूरा गैस का टेम्परेचर T है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स। अब जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उसमें हम किसी सिस्टम को या गैस को किसी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से अनदर थर्मोडायनेमिक स्टेट में लेके जाते हैं। ठीक है, किसी एक स्टेट से, मतलब सपोज़ करिए P1, V1, T1 है पहले स्टेट, फिर हम दूसरी स्टेट P2, V2, T2 में लेके गए। तो कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं इसमें। सबसे पहले आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से आपको क्लियर होगा कि अगर गैस का टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर में चेंज इक्वल टू 0 हो, तो वो प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। ठीक है, अब हमें आप पता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, del Q इक्वल टू du प्लस del W। अब आपको पता है फॉर आइडियल गैस डेल्टा U जो आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो कहाँ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे केवल। अब टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी 0 होगा। तो जो भी आप हीट एनर्जी दोगे वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो भी हीट होगा उससे वर्क डन ही होगा। हालांकि सारा तो कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि आइडियल चीज़ नहीं होती है, कुछ भी आइडियल इंजन नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ लॉस्ट होता है। बट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर हम आइडियली देखें, फॉर आइडियल गैस के लिए बात करें, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा। अब आइसोथर्मल प्रोसेस जो होते हैं, किसको हम आइसोथर्मल बोलेंगे, सपोज़ करिए एक मेरा पिस्टन फिटेड सिलेंडर है, और इसके अंदर गैस भरी हुई है। किस कंडीशन में हम प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल सकते हैं। सपोज़ करिए ये जो मेरा वेसल है, जिस भी कंटेनर या सिलेंडर में गैस भरी हुई है, इसकी जो वॉल्स हैं, इस वेसल की या इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, ठीक है। तो अब सपोज़ करिए मैं यहाँ से अगर इसको हीट दे रहा हूँ अपने सिस्टम को, तो अब देखिए अगर मेरा प्रोसेस, 2 कंडीशन होती हैं फॉर
ए प्रोसेस टू बी आइसोथर्मल, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये, प्रोसेस शुड बी इन्फिनिटेसिमली स्लो, प्रोसेस शुड बी इनफाइनाइटली स्लो, मतलब प्रोसेस जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है, प्रोसेस शुड टेक प्लेस, शुड बी टेकन प्लेस, प्रोसेस शुड टेक प्लेस इनसाइड परफेक्ट कंडक्टर। अब देखिए कैसे, क्या बात है ये। अब देखिए, प्रोसेस शुड बी इन्फाइनाइटली स्लो, स्लो प्रोसेस होगा अगर, देखिए गैस भरी हुई है, मैं नीचे से हीट दे रहा हूँ, भूल जाइए आइसोथर्मल प्रोसेस को। जब मैं हीट दूंगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी हीट की उसका टेम्परेचर राइज करेगी जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए और कुछ से वो वर्क डन करेगी। बट प्रोसेस मुझे आइसोथर्मल रखना मीन्स मुझे इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं लाना है, उसकी आइडियल गैस की टेम्परेचर में चेंज नहीं लाना है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी मैं हीट दूँ उससे गैस का टेम्परेचर राइज ना हो। तो अगर प्रोसेस कंडक्टर के अंदर होगा तो आप समझ सकते हैं, जैसे ही मैं हीट दूंगा गैस मॉलिक्यूल्स या गैस एटम्स के पास, जैसे ही हीट जाएगी आइडियल गैस एटम्स के पास, तो वहाँ पे जैसे ही हीट पहुँचेगी उनके पास, तो एटम्स उसकी वॉल के थ्रू वापस से हीट को रिजेक्ट कर देंगे। जो भी जितना उनका टेम्परेचर राइज होगा, सपोज़ करिए कुछ टेम्परेचर T1 से T2 राइज हुआ किसी मॉलिक्यूल या किसी एटम का, आपने हीट दी जब नीचे से, इसकी वजह से टेम्परेचर राइज T1 से T2 हुआ। अब चूंकि वो कंडक्टर के अंदर हो रहा है प्रोसेस, तो जितना भी राइज हुआ है टेम्परेचर में, वो कंडक्टर के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकल जाएगा। ये हो सकता है अगर वो परफेक्टली कंडक्टर के अंदर हो रहा है तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्रोसेस परफेक्टली कंडक्टर के अंदर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम अप्रॉक्सीमेट आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस केस में जो भी टेम्परेचर राइज हुआ होगा किसी एटम या एटम्स का, वो कंडक्टिंग वॉल के थ्रू हीट के फॉर्म में एस्केप कर जाएगा। दूसरी चीज़, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। अगर प्रोसेस बहुत स्लो होगा मीन्स गैसेस के जो एटम्स हैं, ठीक है, उनको सफिशिएंट टाइम मिले टू एक्सपेंड। अगर मान लीजिए प्रोसेस अचानक से हो जाए, ठीक है, हीट दी एकदम से एक्सपेंड कर गई गैस, प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो गया, तो गैस के एटम्स को एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम ही नहीं मिला, और अचानक से प्रोसेस हो गया मीन्स गैस के एटम्स को एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम नहीं मिला, तो एनर्जी या फिर कह लीजिए जो हीट है वो उस एब्जॉर्ब कर रहे गैस और एक्सपेंड कर गए, तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। लेकिन अगर धीमे होगा तो गैस के एटम्स को जो हीट है एब्जॉर्ब की हुई उसको एक्सपेंड करने में या फिर उसको फैलाने में टाइम मिलेगा थोड़ा, और वॉल्स के थ्रू हीट निकल सकती है। जो भी टेम्परेचर राइज हुआ होगा वो हीट के फॉर्म में निकल सकता है। तो दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, प्रोसेस शुड बी इनफिनिटली स्लो, बहुत स्लो होना चाहिए ताकि गैस एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिले तो एक्सपेंड, और उस टाइम के दौरान जो भी टेम्परेचर राइज हो रहा हो उनका, वो उसके करस्पॉन्डिंग हीट कंडक्टिंग वॉल से निकल जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्रोसेस एक परफेक्ट कंडक्टर के अंदर होना चाहिए ताकि कोई भी हीट जो है एटम्स की जो राइज हुआ है टेम्परेचर, अगर वो उसके करस्पॉन्डिंग हीट भी निकल जाए। तो दो कंडीशंस हैं, प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए और कंडक्टर के अंदर होना चाहिए। ये प्रोसेस के आइसोथर्मल होने की कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है, आपको पता है वर्क डन DW हमने डिफाइन किया था PdV, ठीक है, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू RT, 1 मोल आइडियल गैस ले लें हम अगर, तो P की जगह हम लिख सकते हैं RT/V। तो DW क्या हो जाएगा, RT/V dV। तो टोटल अगर वर्क डन हम निकालना चाहें, dV एक्सपेंड करने में वर्क डन DW हो गया। अब अगर गैस को V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं तो नेट वर्क डन हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे, V1 to V2 RT/V dV। आपको पता है 1/V dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, log V। इसको आप लिख सकते हैं ln ऑफ, ये बेस में E है, ये V1 to V2 है,
जब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे फैक्टर आता है 2.303 RT log 10 V2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट नीचे। ये टोटल वर्क डन हो गया। 1 मोल गैस को अगर आइसोथर्मली V1 से V2 तक एक्सपेंड किया जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा। ये हो गया वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो गई। अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आइडियली आप देखो तो यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। इंटरनल एनर्जी अगर आइडियल गैस है तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद हम देखते हैं पीवी कर्व का स्लोप ऑफ पीवी कर्व इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको पता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एज़ पर बॉयल्स लॉ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं चेंज लूँ इसका v के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ मैं इस इक्वेशन का, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट को रुकूँगा, सेकंड का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में डी डी वी ऑफ v हो जाएगा 1 v की पावर 1 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस सेकेंड और यहाँ पे अब किसका होगा फर्स्ट वाले का dp/dv, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, कांस्टेंट है इधर 0 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से dp/dv क्या आ गया माइनस का p/v। और pv कर्व है अगर आपका कोई सपोज़ कोई pv कर्व है तो dp/dv क्या बताता है आपको पता है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका स्लोप बताता है, टेंजेंट बताता है। ठीक है, कितना ढलान है उस कर्व का ये बताता है। तो अगर मैंने यहाँ पे p और v कर्व बनाया हुआ है और ये इस तरीके से आएगा p प्रोपोर्शनल टू 1/v जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस तरीके से आएगा। तो जो इसका स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप जो होगा tan थीटा माइनस p/v होगा। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप की वैल्यू होगी। ठीक है, अभी देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। किस प्रोसेस को आप एडियाबैटिक बोलेंगे और कब बोलेंगे, देखते हैं कुछ कंडीशंस। एडियाबैटिक प्रोसेस है अगर आपका तो हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ज़ीरो होना चाहिए, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलूँ आपसे del Q इक्वल टू du प्लस del W, इसमें du इक्वल टू माइनस del W हो जाएगा। देखिए, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाएगा। एडियाबैटिक क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो एडियाबैटिक एक एक्सपेंशन होगा गैस का या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन मीन्स अगर आप वर्क डन बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, वर्क डन कैसे डिफ़ाइन करते हैं, वर्क डन आप डिफ़ाइन करते हैं W इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, तो P V2 माइनस V1। अगर एक्सपेंशन होगा गैस का तो V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो W क्या आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। यहाँ देखिए क्या होगा P इंटू डेल्टा V P V2 माइनस V1। अब देखिए अगर गैस को कंप्रेस किया है तो इनिशियल अगर कुछ वॉल्यूम था तो जब दबाएंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, तो V2 इज़ लेस देन V1, तो V2 इज़ लेस देन V1 इसलिए W क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। W पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे du क्या आएगा, इसी इक्वेशन से देखिए इक्वेशन नंबर 1 से du इक्वल टू माइनस डेल W मीन्स माइनस में आएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव है, दैट मीन्स
वो इंटरनल एनर्जी उसकी घट रही है। इंटरनल एनर्जी उसकी घट रही मीन्स अब जब गैस को आप एडियाबेटिकली एक्सपेंड करेंगे, चूँकि आपने एनर्जी तो दी नहीं, हीट तो दी नहीं सिस्टम को, तो वो अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उससे एक्सपेंड करेगी, उसको यूज़ करके एक्सपेंड करेगी। तो जो उसके पास ऑलरेडी इंटरनल एनर्जी थी उसमें से कुछ अमाउंट यूज़ करेगी वो, जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी घटेगी। और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, इसीलिए टेम्परेचर भी घटेगा, इंटरनल एनर्जी घटेगी, ठीक है। इसलिए डेल्टा यू नेगेटिव आ रहा है और इसी वजह से टेम्परेचर भी फॉल होगा। टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वर्क डन नेगेटिव है, तो इसमें अगर आप नेगेटिव वर्क डन रखेंगे, एक माइनस ये वाला और माइनस डब्लू रखिए इसी इक्वेशन 1 में, तो डी यू इक्वल टू प्लस डब्लू। जितना प्रोसेस में गैस जब एक्सपेंड करेगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। मींस अगर आपने कंप्रेस कर दिया गैस को एडियाबेटिकली, मींस कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो उस समय गैस के कंप्रेस होने की वजह से जब दबेगी गैस तो मॉलिक्यूल्स के बीच या एटम्स के बीच जो होगी इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी मीन्स टेम्परेचर राइज हो जाएगा। यू इंक्रीज़ कर जाएगा मीन्स टेम्परेचर राइज हो जाएगा। टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस विल इंक्रीज। तो ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन दो प्रोसेस हो सकते हैं। यहाँ पे गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं या एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें क्या होगा हमने बात करी। अब अच्छा, प्रोसेस एडियाबेटिक कब होगा? जैसे हमने आइसोथर्मल की कंडीशन बताई थी कि प्रोसेस अगर बहुत स्लो है और परफेक्टली कंडक्टर के अंदर है तो वो प्रोसेस हम कह सकते हैं आइसोथर्मल होगा, क्योंकि वहाँ पे गैस को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा टू एक्सपेंड। इसी तरीके से फॉर ए प्रोसेस टू बी एडियाबेटिक, किसी प्रोसेस के एडियाबेटिक होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, प्रोसेस शुड टेक प्लेस इनसाइड ए इंसुलेटर। किसी परफेक्ट इंसुलेटर के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रहा है देन दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एडियाबेटिक। उसको हम लगभग एडियाबेटिक कह सकते हैं, आइडियली तो कुछ नहीं होता है। अब दूसरा है प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट। प्रोसेस इतना फास्ट हो कि गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के एटम्स को टाइम ही ना मिले हीट एक्सचेंज कर पाने का, ठीक है। जैसे वहाँ टाइम मिलना था, आइसोथर्मल में क्या था, प्रोसेस इतना धीमा हो कि गैस के एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिले टू ग्रो एंड टू एक्सपेंड द हीट, तो हीट एक्सपेंड करके वॉल्स के थ्रू निकल जाए ताकि टेम्परेचर राइज ना हो। यहाँ क्या होना है, प्रोसेस इतना तेज़ी से हो कि हीट निकल ही ना पाए। एटम्स को एटम के पास जो भी हीट है, वो जो भी इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी में जो कोई भी चेंज अगर आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कोई भी हीट सिस्टम से बाहर या सिस्टम के अंदर ना जा पाए, बाहर से अंदर ना आ पाए और अंदर से बाहर ना जा पाए। तो सपोज़ करिए अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई गैस भरी हुई है किसी वेसल या सिलेंडर के अंदर में, और उसकी जो वॉल्स हैं वो एडियाबेटिक हैं विद सराउंडिंग, या फिर इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटिंग वॉल है। तो अगर वॉल इंसुलेटिंग है तो मींस क्या है, आप बाहर से कोई हीट अंदर नहीं दे रहे हैं, अंदर से बाहर नहीं दे रहे हैं। अब अगर इस समय मैं गैस को कंप्रेस कर दूं और बहुत ही फास्टली कंप्रेस करूं, क्योंकि आइडियल पर इंसुलेटर भी कुछ नहीं होता है, हो सकता है थोड़ा बहुत हीट का लॉस या हीट का सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो जाए। तो अगर हीट का एक्सचेंज हो गया तो मेरा प्रोसेस नहीं रह जाएगा एडियाबेटिक, वो चेंज हो जाएगा प्रोसेस। अब एडियाबेटिक रखना है मुझे, पहली बात तो परफेक्ट इंसुलेटर के अंदर हो, दूसरी बात प्रोसेस बहुत फास्ट हो, क्योंकि अगर स्लो प्रोसेस होगा तो गैस एटम्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और थोड़ा बहुत हीट का सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प्रोसेस शुड बी टेकन प्लेस इन इंसुलेटर और इट शुड बी वेरी फास्ट।
आपको एग्जांपल बताता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस के, जैसे टायर का फटना। जो टायर फटता है, अगर इंसुलेटर आप कंसीडर करें तो जो टायर का फटना है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, ठीक है। प्रेशर की वजह से फटता है, वहाँ पे एनर्जी इतना प्रोसेस इतना फास्ट होता है वो गर्मियों में कि कोई एक्सचेंज ऑफ हीट टायर और सराउंडिंग के बीच में नहीं हो पाता है, ठीक है। और प्रेशर की वजह से वहाँ पे बहुत टायर फटता है। वो प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है। तो ये 2 कंडीशंस हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आइसोबारिक इसका इसमें वो निकालते हैं, पीवी कर्व देखते हैं इसका। पीवी कर्व एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है, जैसे आइसोथर्मल इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, एडियाबैटिक पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये कहाँ से आई है ये हम प्रूव भी कर लेंगे, बट उसके पहले मुझे आपको थोड़ा सा इक्विपार्टीशन थ्योरम और इंटरनल एनर्जी पढ़ानी है। तो जब हम वो पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट, तब हम वो पढ़ने के बाद एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट ही कहाँ से आई ये भी देख लेंगे, ठीक है। पी और वी के टर्म्स में ये होती है, आपको पता है पी वी इक्वल टू आर टी। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में निकाल सकते हैं। यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं पी को टी से, पी की जगह आप लिख सकते हैं आर टी अपॉन वी, और आर जो है कांस्टेंट में चला जाएगा। तो आपकी एक और इक्वेशन हो जाएगी टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मीन्स T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। इसी तरीके से आप V को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इक्वेशन से। V आपका क्या हो जाएगा आर टी अपॉन पी। तो अगर V को एलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन में, सेकंड नंबर इक्वेशन में, तो आपकी एक और फॉर्म आ जाएगी। ये एक फॉर्म आई है, एक और फॉर्म आ जाएगी P की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये जैसा भी मटेरियल दिया हो क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स में है, एक इक्वेशन PV में है, एक TV में, एक P और T में है। गामा क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपरली जब हम इक्विपार्टीशन थ्योरम और इंटरनल एनर्जी का डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पीवी कर्व का स्लोप क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। अब स्लोप निकालने के लिए पीवी कर्व का ये भी कुछ इस तरीके का ही प्रोसेस होगा, कर्व ऐसा ही आएगा। स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको चाहिए डी पी बाई डी वी। स्लोप क्या होता है किसी कर्व का, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप बताता है, टेंजेंट, ठीक है। तो डी पी बाई डी वी कैसे निकालेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे वी के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो वी की पावर गामा का क्या हो जाएगा, गामा वी की पावर गामा माइनस 1, गामा वी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड हो गया प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या होगा डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम डी पी बाई डी वी को इधर रोक लें तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पी गामा वी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन वी की पावर गामा। तो डी पी बाई डी वी माइनस पी
गामा वी की पावर गामा माइनस वन को अगर नीचे भेज दूँ तो वी की पावर माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, माइनस पी गामा अपॉन वी है, सेम बेस है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो वी की पावर माइनस गामा प्लस वन प्लस गामा, तो क्या आ गया आपका माइनस गामा पी अपॉन वी। तो एडियाबैटिक कर्व में पी वी कर्व का जो स्लोप आ रहा है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में, पी वी कर्व का जो स्लोप आ रहा है वो माइनस गामा पी अपॉन वी है। जबकि आइसोथर्मल कर्व का स्लोप जो आया था, आइसोथर्मल कर्व में पी वी कर्व का जो स्लोप आया था वो था माइनस पी अपॉन वी। ठीक है, आप देख सकते हैं किसका स्लोप ज़्यादा है, तो डी पी बाई डी वी एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन डी वी बाई डी वी आइसोथर्मल। एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल कर्व। तो पी वी कर्व अगर एक ही में हम बनाएं दोनों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, डायरेक्ट ऑप्शन में या फिर मल्टीपल चॉइस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। तो पी वी कर्व का स्लोप अगर आइसोथर्मल का मेरा ये आया है तो इससे ज़्यादा स्लोप लेके जाएगा एडियाबैटिक का। क्यों? क्योंकि एडियाबैटिक में गामा एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, तो ये आपका नीचे होगा इसके एक्स्ट्रा स्लोप के साथ। आप देख सकते हैं नीचे वाले कर्व का स्लोप ज़्यादा है ऊपर वाले कर्व से। ठीक है, कोई गैस को आइसोथर्मल और एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया गया तो कैसे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका आइसोथर्मल है, यह आपका एडियाबैटिक है। ठीक है, एक्सपेंशन के दौरान। वहीं अगर आप देखें पी वी कर्व कंप्रेस किया गया इसको, तो आप देख सकते हैं आप ऊपर वाले कर्व का स्लोप ज़्यादा है, तो जो ऊपर वाला कर्व है आपका क्या आपका एडियाबैटिक होगा। कंप्रेस किया कैसे समझ में आ रहा है आपको, यहाँ देखिए वॉल्यूम V1 है, सेकंड पे वॉल्यूम घट रहा है ऊपर जहाँ गया, सेकंड ए वाला पॉइंट देखिए और बी वाला देखिए, इसका वॉल्यूम घट रहा है, दैट मीन्स गैस इज़ अलाउड टू कंप्रेस एडियाबैटिकली। और नीचे वाले में देखिए गैस इज़ अलाउड टू कंप्रेस आइसोथर्मली। एडियाबैटिक है, ये है आपका आइसोथर्मल। ठीक है, ये पीवी कर्व का कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी पी बाई डी वी एडियाबैटिक टू डी पी बाई डी वी आइसोथर्मल, दैट इज़ इक्वल टू गामा। दोनों का जो रेशियो है वो आपको गामा की वैल्यू देगा। ये आपका इस तरीके से प्रोसेस होगा। अब देखते हैं हम अगला प्रोसेस हमारा। यहाँ पे जो वर्क डन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, वर्क डन भी देख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, किसी गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया जा रहा है या कंप्रेस किया जा रहा है। जैसे हमने आइसोथर्मल में वर्क डन किया, आपको पता है डी डब्ल्यू आपका होता है पी इंटू डी वी। अब एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, यहाँ पे आप पी की वैल्यू क्या रखेंगे एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से, जो कि हमने अभी ऊपर डिफाइन की थी, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस कांस्टेंट को कुछ रैंडम वैल्यू के दे दीजिए। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है कि मैंने कुछ के मान लिया रैंडम, तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा के अपॉन वी की पावर गामा। टी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा के अपॉन वी की पावर गामा डी वी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव ले सकते हैं, टोटल वर्क डन आप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे V1 टू V2 में के अपॉन
v की पावर गामा dv। ठीक है, v1 से v2 में अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और फिर वैल्यूज़ भी आप इसको में पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन से वापस, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा खुद ही, बेसिक सा इंटीग्रेशन है। तो जो हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं बेसिकली 1/गामा इंटीग्रल, मैं हिंट दे देता हूँ, 1/v की पावर गामा dv है। तो इंटीग्रल करेंगे तो v की पावर माइनस गामा dv हो जाएगा। तो इंटीग्रल क्या होगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1/-गामा प्लस 1, और लिमिट रखेंगे v1 से v2। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, पी वी की पावर गामा में यहाँ से रिप्लेस भी करेंगे के टर्म्स में, k और v की पावर गामा में p को कन्वर्ट करेंगे। तो वहाँ से फिर जब कन्वर्जन कर लेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आएगा। इसको आप बना सकते हैं, आपको पता है P1 V1 इक्वल टू म्यू आर T1, अगर म्यू मोल गैस है तो आपको T के रिस्पेक्ट में भी फार्मूला बन सकता है एडियाबैटिक के लिए। ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर ना है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगा। सिंपल सा, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा। तो म्यू आर अपॉन गामा-1 T1 माइनस T2, ये आपका टेम्परेचर के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन है P1 V1 के फॉर्म, P और V के फॉर्म में, ये दोनों ही वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अलग अलग पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हैं। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। म्यू यहाँ पे मोल के लिए मैंने लिखा हुआ है, म्यू मोल गैस है आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, इसको इन्फिनाइटली फास्ट प्रोसेस बोलते हैं, ताकि गैस को सफिशिएंट टाइम ना मिले फ़्लो करने का, और हैंस उसको टाइम मिलेगा नहीं फ़्लो करने का ड्यू टू एक्सेस हीट। ठीक है, जब आप उसको वहाँ पे कंप्रेस कर रहे होंगे तो उसको सफिशिएंट टाइम तो मिल नहीं रहा है फ़्लो करने का, तो ड्यू टू एक्सेस हीट टेम्परेचर विल बी राइज्ड, क्योंकि या तो हीट बाहर निकल जाए, अब बाहर तो निकल नहीं पा रही है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, परफेक्टली इंसुलेटर के अंदर हो रहा है। तो अगर बाहर नहीं निकल पा रही है, मीन्स सारी की सारा जो हीट है अंदर, वो क्या करेगी, सिस्टम का टेम्परेचर राइज़ कर देगी। इसीलिए सिस्टम का टेम्परेचर एडियाबैटिक कंप्रेशन में राइज़ हो जाता है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में फॉल कर जाता है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं आप और सिस्टम में कुछ बाहर से तो एनर्जी दे नहीं रहे हैं ताकि टेम्परेचर ना जाए, चेंज हो, तो अपनी इंटरनल एनर्जी का यूज़ करके एक्सपेंड करेगी गैस, तो उसका टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी फॉल कर जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, देन दैट इज़ कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आपको पता है dW इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी, दैट मीन्स वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अगर आइडियल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W, तो यहाँ पे गैस पे वर्क या गैस के द्वारा वर्क नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है। तो जो भी आप हीट दोगे यहाँ पे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को राइज करेगी। ऑल हीट विल राइज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, जो भी हीट प्रोवाइड की जाएगी वो इंटरनल एनर्जी को में इंक्रीमेंट करेगी। ठीक है, अब आइसोबारिक प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस
आइसोबारिक मीन्स प्रेशर में चेंज ज़ीरो हो, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर में चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप देख सकते हैं du प्लस डी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू, तो इसको लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं du प्लस पी डी वी। अब देखिए यहाँ से अगर कोई हीट आइसोबारिक प्रोसेस में दी गई है और अगर हीट दी गई है आइसोकोरिक प्रोसेस में, तब क्या होगा du। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी गैस का कि यूनिट मोल का 1 मोल का टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो मुझे आइसोबारिक प्रोसेस में हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी या आइसोकोरिक में। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें जो भी आप हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी टेम्परेचर को राइज़ कर रही है। मीन्स थोड़ी भी हीट देंगे टेम्परेचर राइज़ हो जाएगा। लेकिन आइसोबारिक में du भी बैठा हुआ है और पी डी वी भी है, मीन्स वर्क डन भी है। मीन्स आइसोबारिक में उतना ही टेम्परेचर राइज़ करवाना है अगर जितना आपने आइसोकोरिक में करा है, प्रोसेस के दौरान किया है, तो आपको ज़्यादा या एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आइसोबारिक में कुछ उस हीट का कुछ पार्ट वर्क डन भी लेके जाएगा और रिमेनिंग पार्ट से उसकी एनर्जी राइज़ करेगी, और आइसोकोरिक प्रोसेस में सारे के सारे हीट से उसकी एनर्जी राइज़ करेगी, वर्क डन होगा ही नहीं। तो किसी गैस के 1 मोल का, मान लीजिए कोई गैस है, वह आइडियल गैस है, उसके 1 मोल का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करना है तो आपको आइसोबारिक प्रोसेस में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी और आइसोकोरिक प्रोसेस में कम हीट देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं CP, हीट कैपेसिटी, बोलते हैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, क्योंकि 1 मोल की डिफाइन होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मीन्स वही CP क्या बताती है, किसी गैस के यूनिट मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज़ करने के लिए आपने कितनी हीट दी है, वो CP होगी। CV क्या बताएगी, मोलर मीन्स 1 मोल के लिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप इतनी बात जान लीजिए कि CP की वैल्यू CV से ज़्यादा होती है। गैस का टेम्परेचर अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट केवल इंटरनल एनर्जी को राइज़ करेगी, मीन्स सारी की सारी हीट टेम्परेचर राइज़ में जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर राइज़ भी करेगी और वर्क डन भी करेगी, मीन्स थोड़ा पार्ट वर्क डन में जाना ही जाना है, तो एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी थोड़ी एज़ कम्पेयर टू आइसोकोरिक, ठीक है। अब हम इनका ज़रा कर्व देखते हैं। PV कर्व में अगर हम एक ही कर्व में इन सारे प्रोसेस को बताना चाहें, अगर ये मेरा एक प्रोसेस है, फिर ये एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस मेरा ये है, ठीक है। आपको 4 प्रोसेस दिख रहे हैं इसमें। फर्स्ट कर्व, फर्स्ट वाला एरो ये बनाया मैंने, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3। अब आप इसमें देखिएगा, ये PV कर्व बना दिया मैंने। जो फर्स्ट वाला कर्व है, मैं नाम दे रहा हूँ इसको, फर्स्ट वाले को मैं A नाम दे रहा हूँ, सेकंड वाले को B दे रहा हूँ, ये C है और ये D है। आपको दिख रहा होगा A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल कर्व। क्यों? यहाँ पे कर्व से आप देख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कर्व है। अब सिमिलरली जो B वाला कर्व है वो भी वैसे ही दिख रहा है, बट उसका स्लोप ज़्यादा है। तो स्लोप ज़्यादा है मीन्स B वाला क्या बताएगा, आपको पता है स्लोप किसका ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक प्रोसेस, B वाला जो कर्व है वो एडियाबैटिक प्रोसेस को बता रहा है या एडियाबैटिक एक्सपेंशन को बता रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है।
फर्स्ट वाला या ए वाला, सॉरी फर्स्ट वाला नहीं, ए वाला आइसोथर्मल एक्सपेंशन को बता रहा है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब बी वाला देखिए, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि इसको नीचे बढ़ाएं हम तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बी वाला क्या सॉरी सी वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस, और डी वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देख लीजिए, वो एक्स एक्सिस के या वी एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स वो पी की कांस्टेंट वैल्यू को दे रहा है, वो बताएगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो एक ही में कंपैरेटिव स्टडी हमने कर ली इन ग्राफ्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कशन करेंगे, इक्विपार्टीशन थ्योरम, इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो सब डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।